वेलकम टू माय चैनल्स यूट्यूब साहब। तो दोस्तों, आज हमसे भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के स्टडी नोट्स के बारे में हम क्वेश्चन दे पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसके बारे में, यानी भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के परिचय की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो परिचय तो बोल रहा कि अंग्रेज पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के रूप में 1600 में भारत आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी घोषणा पत्र द्वारा कंपनी को भारत में विशेष व्यापार करने का अधिकार प्रदान किए गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार, राजस्व संग्रह और नागरिक न्याय प्राप्त करके एक विस्तृत वाणिज्य इकाई से एक क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तित किया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नर ने 1858 के भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ग्रहण कर लिया, जिससे कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता तक भारत में ब्रिटिश शासन रहा। स्वतंत्रता के बाद संविधान का आवश्यकता उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान और शासन की कई विशेषताएं ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनी प्रशासनिक ढांचे में निहित है। कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित ये घटनाएं दो प्रमुख चरणों में विभाजित है। पहला है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। दूसरा है क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। पहला है विनिमय नियम, जिसको रेगुलेटिंग बोलते हैं। इसमें इसका अर्थ होता है नियम प्लस नियंत्रण। कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर 1858 तक था, उसमें 1773 का विनिमय अधिनियम था, और विनिमय का अर्थ ही होता है नियम प्लस नियंत्रण। रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा गया कि कंपनी के शासन पर पहली बार नियंत्रण करना था। ठीक है, कंपनी के प्रशासन पर पहली बार नियंत्रण करना था इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने का पहला कदम मिला। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग प्रथम थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल से वरिष्ठ बनाया गया। कोलकाता में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1974 में की गई। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की निगरानी ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। अब आते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसको निपटान अधिनियम भी कहते हैं। आधिकारिक क्षमता में गवर्नर जनरल और परिषद पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया। राजस्व मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। कानूनी व्यवस्था में हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को मान्यता दी गई। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए किया गया। राजनीतिक मामलों की निगरानी के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, जिसमें द्वैत शासन की स्थापना हुई। निदेशक मंडल वाणिज्य मामलों का प्रबंधन करता था, जबकि नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक कार्यों को देखरेख करता था। कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा जाता था। 1793 का चार्टर अधिनियम कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बम्बई और मद्रास की परिषदों पर अधिभावी शक्तियां प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार यानी कि वीटो का अधिकार दिया गया 1793 एक्ट के तहत। अब आते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम।
चाहे और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर देगा। कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। ब्रिटिश क्षेत्रों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। स्थानीय सरकारों को कर लगाने और वसूल करने का अधिकार दिया गया। अब आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल प्रथम था। गवर्नर जनरल की परिषद के हाथों में केंद्रीकृत विधायी शक्ति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्य भूमिका को समाप्त कर एक प्रशासनिक निकाय में बदल दिया गया। सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतिस्पर्धा का प्रावधान किया गया, जिससे भारतीयों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति मिली, लेकिन विपक्ष द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अब आते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। एक विधान परिषद की स्थापना की गई जो लघु संसद के रूप में कार्य करते थे। भारत सिविल सेवा यानी कि ICS में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता में जिसमें भारतीय को परीक्षा के लिए माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी गई। वहीं पहली बार कंपनी का शासन बिना किसी निश्चित अवधि के लिए बैठा दिया गया, जो अनिश्चितकालीन शासन का संकेत था। किस एक्ट के तहत था? ये था 1853 के एक्ट के तहत। विधान परिषदों में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ किया गया, जिसके सदस्य मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा से मनोनीत किए गए थे। अब आते हैं क्राउन रूल्स। 1858 से लेकर 1947 तक कंपनी का शासन हट गया था, अब सीधे वो क्राउन रूल में चला गया। आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। गवर्नर जनरल भारत का वाइसराय बन गया। भारत के लिए सचिव राज्य का कार्यकाल बनाया गया, जो भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य था। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा नियंत्रण को ताज के अधीन केंद्रीकृत कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। विधान परिषदों में भारतीयों को सम्मिलित करना आरंभ किया गया। वाइसराय द्वारा विधान परिषद में मनोनीत प्रथम 3 भारतीय थे: बनारस के राजा, त्यारक महाराजा और सर दिनकर राव। गैर आधिकारिक भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। विकेंद्रीकरण की पहल की गई। बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियाँ बहाल की गई। वाइसराय को अधिक कुशल शासनों के लिए नियम बनाने और आपातकाल के दौरान अत्यधिक जारी करने का अधिकार मिला। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से खर्च करने का अधिकार दिया गया। जिला बोर्डों और विश्वविद्यालयों और व्यापार संघों द्वारा सदस्यों के नामांकन की अनुमति दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्लो विंटो सुधार भी कहते हैं। केंद्रीय प्रांतीय दोनों स्तर पर विधान परिषदों का विस्तार किया गया। मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की अवधारणा शुरू की गई। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व स्थापित हुआ। भारतीय को पहले बार कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू पर सुधार। देश शासन लागू किया गया। विषयों पर हस्तांतरित यानी भारतीय मंत्रियों द्वारा नियंत्रण और आरक्षित यानी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नियंत्रण में विभाजित किया गया। बंगाल और मद्रास के जैसे प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया गया और द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। सिखों, भारतीयों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किया गया। राज्यपालों को प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था। कई
में द्विसदनीय विधायिकाओं की स्थापना की गई। अनुसूचित जाति और महिलाओं और श्रमिकों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक तथा संघीय प्रांतीय दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ तथा दो स्वतंत्र राज्य बने, भारत और पाकिस्तान। वायसराय के पदों को समाप्त कर दिया गया तथा संबंधित 19 मंत्रियों द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। संविधान सभाओं को अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। रियासतों को भारत पाकिस्तान में सम्मिलित होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। तो ये थे भारतीय इतिहास के नोट्स, जिससे आप आसानी से आने वाले ऑब्जेक्टिव को आराम से लगा सकते हैं और परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल से यूट्यूब सागर। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के सार संग्रह का वन लाइनर को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की ओर। इसमें भारत का संवैधानिक विकास का को देखेंगे। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल से सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1923 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1773 से लेकर 1898 तक कंपनी का रूल चलता था भारत में। उसके बाद सीधे क्राउन में चले गई, इसलिए इसे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा गया और 1858 से लेकर 1947 यानी भारत की आज़ादी तक था। नेक्स्ट है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। नीचे पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय संसद की स्थापना किस करने का प्रावधान किस अधिनियम के में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन से भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा। अब आते हैं अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में। इसमें धारिता विभाग यानी कौन सा विभाग था और उस विभाग का सदस्य कौन था? जैसे राष्ट्रमंडल और संबंधित और विदेशी मामले संबंधित कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। वहीं गृह सूचना और प्रसारण के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं खाद्य और कृषि के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के जॉन मथाई, श्रम के जगजीवन राम, रक्षा के सरदार बलदेव सिंह, वित्त के लियाकत अली और शिक्षा एवं कला के थे श्री राजगोपालाचार्य। ये अंतरिम सरकार के सदस्य और इसकी धारिता विभाग थे।
नेक्स्ट पेज पे होते हैं। नेक्स्ट है भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा प्रतिष्ठ प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन थे। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा के कितना कितना समय लग गया था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज का कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आते हैं संविधान सभा के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ से 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन करने से हुआ, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 24 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, और जबकि 26 जनवरी 1950 को एक्जीक्यूट यानी कि लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पे भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं में हिंदी व अंग्रेजी में लिखा गया और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को चिन्हित किया गया था यानी कि अंगीकृत किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष। तो पंडित नेहरू जी के पास दो शक्तियाँ थी, एक संघ शक्ति समिति की थी और संघीय संविधान समिति की। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी दो थे, ये थी प्रांतीय संविधान समिति और दूसरा थी मौलिक अधिकार एवं उसके अल्पसंख्यकों के संबंधित परामर्श समिति। नेक्स्ट है कि प्रारूप समिति किसके था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। प्रक्रिया समिति किसे थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। वहीं राज्य के लिए सीमित है पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति भी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी, और संचालक समिति की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति और उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति, ये दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समर्थित हैं। वहीं राज्यों के लिए समिति और संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संबंधित सभा में प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाला स्वामी अयंकर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा, बाद में इसके स्थान पर माधव राव थे, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, शेख मोहम्मद सादुल्ला तथा बीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णाचारी को रखा गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से थे। और इस 1947 से 75 और पहले थे 1946 से 47 तक बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। ये वन लाइनर जो कि सार संग्रह से था। दोस्तों आज हम लूसेंट के ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव में आने वाले वन लाइनर को उसके देखेंगे और प्रत्येक का आंसर का जवाब देंगे। तो चलिए चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के भारत का संवैधानिक इतिहास। पहला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में का प्रावधान था। ये था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड को प्रयोग से उत्तर देना है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। तो पहला का ए हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, ए का 4, दूसरा का 3, तीसरा का 2 और चौथा का 1, यानी बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी बी आंसर सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर देना है। तो अगस्त घोषणा किसने की, किसका है? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू का। अगस्त प्रस्ताव था लॉर्ड लिनेथगो का। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो पहला का 2, यानी कि ए आंसर सही है। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है कि भारत के गवर्नर जनरल के किस एक्ट के द्वारा अपनी समितियों के अस्वीकार करने के अधिकार मिला है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1746 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट के महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया, तो किस एक्ट के तहत? तो 1858। 8वां क्वेश्चन है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। इन आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटेन शासन ने पूरा किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए। नेक्स्ट है कि मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। पहला क्वेश्चन है कि मड्डोगी ट्रांसपोर्ट सुधार में प्रावधानों का सार था, तो ये था प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट है कि 1946 कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति का बात नहीं की गई थी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था?
तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता में सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो मोंटेक्यू योजना यानी माउंटबेटन योजना। कौन सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंट्री सुधार, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 और शासन सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, सही नहीं है। 19वां क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है सही ढंग से। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय स्वायत्तता होगा या क्षत्रिय प्रांतों में द्वैत शासन? तो पहला का 3 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता 1909 1909 का पार्लियामेंट एक्ट है, देश का हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 शक्ति प्रथा का हो जाएगा अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अखिल भारतीय महासंघ का स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार ने 1935। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 28 द्वारा किया गया था। तो यह भी 1935 अधिनियम के तहत। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो बोला है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। 24 भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो पार्लियामेंट एक्ट के तहत 1909 में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।